तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर यांग ने शीशांग से चेनपिंग के फ्यूचर का प्रेडिक्शन लिया, जिसमें उन्हें पता चला कि अगर चेनपिंग साउथ में ट्रैवल करेगा तो उसे ग्रेट फॉर्चून हासिल होगा। वहीं दूसरी तरफ जैंग के ग्रैंडफादर चेनपिंग से मिलने पहुंच चुके हैं और उन्होंने ठान लिया था कि वो चेनपिंग को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। साथ ही शीशांग के छोटे भाई बाओजिन ने एंसेस्टर साओ जी को बता दिया कि उसके बड़े भाई का पोर्सलेन स्मॉल टाउन में मौजूद ही नहीं, यानी कि वो ली फैमिली से कनेक्टेड नहीं था। सो अब इनके सामने ये सवाल था कि शीशांग आखिर है कौन। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फायर पाइथन को देख पाते हैं, जो कि बैम्बू हाउस के सामने सफाई कर रही थी। तभी शॉटंग उससे कहता है कि पागल लड़की, चल जल्दी से झाड़ू छोड़कर मेरे साथ भाग चल, वरना वो सन की बुड्ढा हम दोनों को बस अपने एक ही पाम स्ट्राइक में जहन्नुम में भेज देगा। जिस पर फायर पाइथन कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें उनसे इतना डर क्यों लग रहा, वो तो जैंग के ग्रैंडफादर है, तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शॉटंग कह रहा था कि हाँ वही तो मसला है ना, जैंग का दादाजी भी उसके जैसा ही सन की है। और तभी माउंटेन गॉड वेबो भी वहाँ पर पहुँच गए। इधर चेनपिंग को एक जोरदार फटका लग गया था, तो ये दोनों पाइथन तुरंत ही साइड में हटकर ये सारा तमाशा देखने लगे। इधर जैंग के ग्रैंडफादर चेनपिंग से कह रहे थे कि चलो चलो जल्दी से मुझ पर हमला करो, तुम थर्ड राउंड पर हो ना, तो मैं भी अपनी पावर्स को तीसरी राउंड पर सप्रेस करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा जोर लगाकर मेरी खोपड़ी पर अटैक करो। अगर तुम्हारी मूव की वजह से मैं आधा कदम भी अपनी जगह से हिला तो समझ जाओ तुम जीत गए। वेल यहाँ पर चेनपिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में था, मगर उसने अभी तक एल्डर चेन पर कोई अटैक नहीं किया। तो एल्डर कहते कि अब क्या हुआ, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर अटैक करने की भीख मांगू? तो चेनपिंग उनसे कहने लगा कि अगर मैंने अपना पंच थ्रो किया तो मैं अपनी पावर्स को होल्ड नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कि मैं आपको बुरी तरह से घायल कर दूं। जो सुनते साथ ही वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगे। ओ कहते लड़के, मुझे नहीं लगता कि तेरे में इतनी हिम्मत है, शायद तेरे माँ बाप ने कायर को पैदा किया है। अब अपने माँ बाप का जिक्र सुनते साथ ही चेनपिंग ने बड़ी तेजी के साथ उनके फेस पर पंच हिट कर दिया और फिर वो दोबारा से उन पर अटैक कर देता है। वैसे तो इस अटैक में एल्डर को चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन चेनपिंग ही उल्टा घायल हो गया। वहीं पर एल्डर कहने लगे कि तुम्हारी पंचेस से तो बस मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हुई, तुम तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारी इस नाकामी को देख शर्म के मारे डूब मरता। जो सुनकर ही चेनपिंग को गुस्सा आने लगा। एल्डर कह रहे थे कि अच्छा हुआ तेरे माँ बाप मर चुके हैं, अब तो तेरे जैसा लूजर उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। तो चेनपिंग उनके सिर पर एक जोरदार लात जड़ देता है। वो काफी ज्यादा थक गया था, मगर एल्डर अपनी जगह से हिले भी नहीं। वो कहते हैं कि स्मार्ट बंदा वो होता जो ये समझ पाए कि उसने क्विट कब करना है, मगर तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं। और सच बताओ तो ये अच्छी बात है, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा स्मार्टनेस तो बस तुम्हारी तरक्की के रास्ते में आएगा। सब यहाँ पर चेनपिंग अपने टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा, जिसके बाद उसने बड़े ही कुल अंदाज में हवा में छलांग लगाते हुए सीधे एल्डर के सिर पर जबरदस्त पंच हिट कर दिया। वेल चेनपिंग की इस मूव का नाम था द शेकिंग माउंटेन। भले ही उसकी ऑरा पर पूरा इलाका शेक हो गया, मगर एल्डर अपनी जगह से ठस से मस नहीं होते। वो कहने लगे वाह बच्चे, ये वाली मूव मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, तो अब रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही उन्होंने चेनपिंग पर जोरदार लात जड़ दी। ये लात इतनी भयानक थी कि चेनपिंग की पसलियां उसमें डैमेज हो जाती है। वो बैम्बू बालकनी को ब्रेक करके सीधे माउंटेन गॉड के सामने जाकर पटक गया था। चेनपिंग के मुंह से ढेर सारा खून बहने लगा। वहीं पर एल्डर कह रहे थे कि तुम तो बस एक डिसअपॉइंटमेंट हो, तुमने जिस मूव का यूज किया था मैंने उसका फाउंडेशन पहले ही देख लिया है। खैर ये जो लात तुम्हें पड़ी है ये तो बस स्टार्टर थी, असली खाना तो अब तुम्हें सर्व होगा, तुम्हें पता चलेगा कि रियल सफरिंग होती क्या है। इधर बेचारे दोनों पाइथन अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उतने में एल्डर चेंग उनसे कहने लगे कि अपने मास्टर का मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से इसके लिए मेडिसिन की टब तैयार करो, टब के साथ साथ एक कॉफिन भी रेडी रखना, हो सकता है कि तुम्हारा मास्टर ज्यादा दिनों तक जिंदा ना बच पाए। इधर शाओटंग और फायर पाइथन ने चेनपिंग को उठाकर बाथ टब में रख दिया, जहाँ पर फायर पाइथन अपने मास्टर के घाव पर मेडिसिन वाटर पोर कर रही थी। चेनपिंग कहता है कि मेडिसिन वाटर बनाने के लिए ढेर सारा खर्चा लगा होगा, जिस पर वेबो कहते कि ज्यादा नहीं लगा, बस 80,000 सिल्वर टेल्स
कॉइन्स देने पड़े थे। तो चेनपिंग कहने लगा कि निंग्याओ ने मुझे एकदम सही बताया था कि मार्शल आर्टिस्ट बनने में ढेर सारे पैसे लगते, जिस पर वेइबो कहते कि मेरे दोस्तों फिक्र मत करो, फिलहाल मैं तुम्हारा ये सारा खर्चा कवर कर रहा हूँ, बाद में तुम मुझे सारे पैसे लौटा देना। तो चेनपिंग ने शाओटोंग से कुछ पैसे उधार मांगे, जो सुनते साथ ही शाओटोंग कुछ कॉइन्स बाहर निकाल लेता है। वो चेनपिंग से पूछ रहा था कि मास्टर, इतना सारा खर्चा हो रहा, क्या आपको इसके लिए बुरा लग रहा है? तो चेनपिंग ने इसमें हाँ में जवाब दिया, जिस पर शाओटोंग उसे समझाने लगा कि मैं कई सौ सालों तक यू रिवर पर राज करता रहा, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मुझे मेरी असली औकात पता चल गई। मैं तो बेफिक्र होकर सो भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि कहीं कोई डेटी मुझ पर बेवजह अटैक न कर दे। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। अगर आप दुनिया घूम रहे हो तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप पावरफुल से पावरफुल दुश्मन को भी रास्ते से हटा सको, और इसी वजह से आपका ताकतवर बनना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगले दिन चेनपिंग दोबारा से एल्डर की मार खाने पहुंच गया। उनके एक ही फटके में वो ब्लड की उल्टियां निकाल रहा था। वहीं पर एल्डर उससे कहते कि मैं तुम्हें शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि कल जो तुमने मार खाई थी वो तो बस मैं तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रहा था, मगर आज से तुम्हारी बॉडी और सोल की टेम्परिंग शुरू होगी, जो कि काफी ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। अगर तुमने बीच में ये हार मान ली तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाएगी। शुरुआत में मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें काफी सारी मार खानी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा अंत हूँ। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब गॉड ऑफ थंडर अपने रथ पर सवार होकर अपने ड्रम्स बीट करता था, तब उस आवाज से ही हेवंस के कई सारे ईवल्स डर के मारे कांप जाते थे। इस तरह से ईवल का नाश होकर राइचसनेस को अपहोल्ड किया जाता था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में दुनिया घूमने निकला, उस वक्त मैंने एक हेवनली मास्टर देखा। वो अपनी ड्रम को थंडर पावर का यूज करके बीट कर रहा था। उसे देखकर ही मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को क्रिएट किया, जिसका नाम है डिवाइन ड्रम स्ट्राइक। तो बच्चे अब तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी टेक्निक के मेरे 5 पंचेस खाने पड़ेंगे। और अब एल्डर ने चेनपिंग की पसलियों पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। उनका 5वां पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके हिट होते साथ ही चेनपिंग की सोल भी 1 सेकंड के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ गई। चेनपिंग काफी पीछे तक घसीटा गया और वहीं पर एल्डर कह रहे थे कि मैंने इस टेक्निक को इतनी सही तरीके से यूज किया कि इसका इम्पैक्ट सीधे तुम्हारी सोल पर हुआ। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं एक बार फिर से उसी मूव का यूज करने वाला हूँ। और फिर उन्होंने दोबारा से चेनपिंग पर वही सेम मूव का इस्तेमाल किया और चेनपिंग की बॉडी के अलग अलग हिस्सों को टारगेट कर रहे थे। साथ ही इस बार उन्होंने अपनी पावर को डबल किया था। उनकी खतरनाक एनर्जी देखकर ही दोनों पाइथन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर चेनपिंग जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो ये भी नहीं कर पाता। एल्डर उसे बता रही थी कि पंचेस को हिट करने का एक रूल है, अपने ओपोनेंट पर लगातार अटैक करो। जितने तेज पंचेस डिलीवर होंगे वो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे अपने पंचेस की पावर को इंक्रीज करो। अगर तुमने इस टेक्निक को समझ लिया तो तुम्हें गोल्डन इमॉर्टल की बॉडी को भी आसानी से शैटर कर पाओगे। मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मेरा किसी पैट्रियार्क या फिर पावरफुल मॉन्क से मुकाबला हुआ तो कितनी देर तक मेरे स्ट्राइक्स को झेल पाएगा। इधर चेनपिंग जैसे तैसे उठ जाता है, जो देखते साथ ही एल्डर दोबारा से जोश में आ गए। वो कहने लगे कि मैंने तुम पर टोटल 10 पंचेस हिट किए थे, लेकिन तुम शायद 15 को भी झेल लोगे। वेल यहाँ पर एल्डर की एनर्जी उस पूरे इलाके में स्प्रेड हो रही थी, जिसे देख वेइबो भी परेशान हो गए। इधर एल्डर चेनपिंग पर लगातार पंचेस हिट किए जा रहे थे। इस बार 5 पंचेस के 3 सेट उस पर डिलीवर किए जाएंगे, और यहाँ पर वो बस चेनपिंग की धुलाई नहीं कर रहे बल्कि उसे लेक्चर भी दे रहे थे। वो कहते हैं कि मार्शल आर्ट ही एक ग्रेट पाथ है, जो कल्टिवेटर्स हमें तेवर दिखाते हुए बताते हैं कि हम सिर्फ 10वें राउंड तक ही पहुंच सकते। मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। वेल उनका ये आखिरी पंच इतना ज्यादा ब्रूटल था कि वहाँ पर एनर्जी के कई सारे फ्लक्चुएशंस रिलीज होकर चेनपिंग बुरी तरह से घायल हालत में टावर के सीधे बाहर पटका गया। एल्डर कहने लगे कि जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं तुम्हें उन्हें जवाब देना होगा। वहीं पर चेनपिंग के कपड़े खून से लथपथ हो गए। साथ ही शाओटोंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगा कि इस बुढ़े का अपने माइंड पर का कंट्रोल हट चुका है, मुझे अब मास्टर के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही। वहीं पर एल्डर दोबारा से चेनपिंग के साथ भिड़ गए थे। वो उस पर हमले करते हुए बताने लगे कि मैं दुनिया की बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स छान मारे। वहाँ से मुझे एक किताब मिली थी जिसमें रेन डेटे की कहानी है। वो बंदी मॉर्टल्स को लेकर काफी ज्यादा रहमदिल थी, तो उसने इंसानों की मदद करने के लिए हेवन से परमिशन लिए बिना ही बारिश कर दी, जिसके चलते हेवन ने उसे सजा दी। उसकी डिवाइन फॉर्म को गोल्ड प्लेटफॉर्म पर कैद कर दिया गया। वो डेटी
दिन रात हेवनली एम्परर की पनिशमेंट को सहन करती गई। हेवन ने उस पर न जाने कितने ही सारे अत्याचार किए। वेल एल्डर इसी दरम्यान चेनपिंग को काफी बुरी तरह से पीट रहे थे। चेनपिंग बस उनके लिए एक पंचिंग बैग बन गया। उनके मुक्के से वो घसीटती हुई जाकर बैम्बू ट्रीज पर हिट हो जाता है, मगर उन पेड़ों ने भी उसे दोबारा से एल्डर चेंग की तरफ ही पास कर दिया और फिर एल्डर ने एक बार फिर से उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। इतना ही नहीं, चेनपिंग हवा में ही था और एल्डर वहीं पर उसकी पिटाई करने लगे। वो उसे बताते हैं कि हेवन ने उस रेन डेटी के साथ जो किया उसकी वजह से हेवन मेरा दुश्मन बन गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एक ही मुक्के में हेवन को डिस्ट्रॉय कर दूं। और गाइस, उनकी ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वेल, इसका नाम है द ग्रेट लेक राइजिंग टेक्निक, जिसके चलते चेनपिंग अब बेजान होकर नीचे गिर चुका था, मगर एल्डर उस पर चिल्लाने लगे। वो उससे कहते हैं कि अभी तक मेरे पंचेस का सेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर तो इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर सकता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इधर बेचारी फायर पाइथन रोते हुए जाकर अपने मास्टर के सामने ढाल जैसी खड़ी हो गई। वो एल्डर से कह रही थी कि सीनियर प्लीज रुक जाए, मेरे मास्टर को और घायल मत कीजिए, वरना मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। लेकिन एल्डर चेंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर तेरा मास्टर नहीं उठेगा तो फिर मैं तुझे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो फायर पाइथन पर पंच हिट करने पहुंच गए, लेकिन फायर पाइथन भी रास्ते से नहीं हटती। वेल, इस पल में चेनपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो अपनी अधमरी हालत में उठकर फायर पाइथन को समय रहते साइड में हटा देता है, जिसके चलते एल्डर का ब्रूटल मुक्का चेनपिंग के जबड़े पर बरस गया। यहाँ पर उस एनर्जी से चेनपिंग का शर्ट उतर चुका था और उसका ये एटीट्यूड एल्डर को काफी ज्यादा पसंद आया। वो कहते हैं कि तेरे अंदर मार्शल पाथ को फॉलो करने की चिंगारी भड़क चुकी है, इसलिए अब मुझे निराश मत करना, ऐसे ही खड़े रहो और मेरे एक और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करो। इतना कहते साथ ही उन्होंने चेनपिंग पर अपनी सेलेस्टियल मूव का फाइनल पंच हिट कर दिया, जिसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। चेनपिंग अब जमीन पर गिर चुका है। एल्डर उसे बता रहे थे कि तेरी बॉडी ब्रेक होगी, हड्डियों का चूरा होगा, तेरी सोल पर क्रैक्स पड़ेंगे, मगर इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर बस तेरी एक ब्रीदिंग ही इम्पोर्टेंट है, वो ब्रीदिंग जिसके अंदर गजब की ताकत भरी होगी। बस तुम अपनी सांसों को रुकने मत देना, बाकी सब कुछ तबाह हो गया तो भी चल जाएगा। अगर तुम्हारी सांसें रुकी तो समझ जाओ तुम फिनिश हो गए। सांस रुकना यानी कि तुम्हें कुत्ते की मौत मिल चुकी है। और अब दोबारा से पाइथन्स ने अपने मास्टर को बाथ टब में बिठा दिया। फायर पाइथन का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो माउंटेन गॉड से पूछने लगी कि सीनियर, क्या मेरे मास्टर ठीक हो जाएंगे? जिस पर वे वो बताते हैं कि चेनपिंग अगर इस फिजिकल ट्रेनिंग के आखिर तक टिका रहा तो हाँ, वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर उसने इस ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दिया तो उसकी सिर्फ एफर्ट्स ही जाया नहीं होंगे, बल्कि उसकी बॉडी का डैमेज हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। वो हर पल सफर करेगा। जिस पर शाओटोंग कहने लगा कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा टफ है, मगर वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पता नहीं वो कितनी ज्यादा पेन को सहन कर रहे होंगे। तो वेबो से कहते कि चलो मैं उस पेन को तुम्हारे सामने डिस्क्राइब करूंगा। शुरुआती पेन ऐसी है मानो किसी ने तुम्हें बिना धार वाली ब्लेड से लगातार काटने की कोशिश की। तुम्हें दर्द होता रहेगा मगर धीरे धीरे, और बाद में जो तकलीफ होती है वो मानो ऐसे होगी कि तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर एक हड्डी, हर एक मांस का टुकड़ा धीरे धीरे अलग हो रहा। और सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात तो ये है कि चेनपिंग ने मार तब खाई जब एल्डर चेंग का खुद पर का काबू खो चुका था, मगर फिर भी चेनपिंग इसमें सरवाइव कर गया। अगर चेनपिंग की जगह कोई और होता तो उसकी बॉडी ऑन द स्पॉट शैटर हो जाती, उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। चेनपिंग सिर्फ तीसरी रेल्म का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी एल्डर चेंग जैसे भयानक वॉरियर के पंचेस को झेल पाया। अगर मैं सच बताऊं तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि चेनपिंग का गजब का फाउंडेशन उसने कैसे बनाया होगा। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर चेंग ध्यान में बैठे हुए थे, और जैसे उनका मेडिटेशन खत्म हुआ वहाँ पर एल्डर की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर ही दोनों पाइथन पैनिक हो जाते हैं। एल्डर चेनपिंग से कह रहे थे कि चल उठकर मेरे पास आ जा, मैं तुझे आज बेहतरीन सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो चेनपिंग भी बहादुरी के साथ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मास्टर उससे कहते हैं कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद हर एक बोन को ब्रेक करूंगा। और अब एक बार फिर से इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मास्टर के लगातार पंचेस चेनपिंग पर बरसते जा रहे थे और वो एक को भी काउंटर नहीं कर पाता। एल्डर बता रहे थे कि एक बार मैंने कैलवरी आर्मी की फाइट देखी थी। उनके एलिफेंट्स आपस में टकराए और उन्होंने पहाड़ों को हिला दिया, तो उनकी फाइट देख इंस्पायर होकर ही मैंने इस मूव को क्रिएट किया है। सो चलो मिलो मेरी नई मूव को, इसका नाम है आयरन
कैलेवरी फॉर्मेशन स्ट्राइक। और यही सारी बातें बताते हुए उन्होंने चेनपिंग की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। चेनपिंग की हड्डियां ब्रेक होने से वो सीधा घुटनों पर आ चुका था, मगर एल्डर उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो बस मेरे सामने टिके रहो। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी ताकत बची है उस सब का इस्तेमाल करके मेरे माथे पर अटैक करो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीसरी realm का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और फिर उन्होंने अपने एक और जबरदस्त पंच के साथ चेनपिंग को बेहोश कर दिया। और अब एज यूजुअल मार खाने के बाद चेनपिंग मेडिसिन वाटर में बैठ गया था। साथ ही यहाँ पर फायर पाइथन और भी ज्यादा रोने लगी। वो कहती कि काश मेरे मास्टर को अब ज्यादा दर्द महसूस ना हो। जिस पर शाओटोंग कह रहा था कि 3 दिनों तक लगातार इनकी सोल को टेम्पर किया गया। चौथे दिन इनकी बॉडी पर हैमर जैसे हमले किए गए, और वो बुढ़ा इस बात का ख्याल रखता है कि उसका हर एक अटैक पिछले अटैक से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो। तो तुम ये बात सपने में भी मत सोचना कि हमारे मास्टर को उस बुढ़े के हाथ की मार खाने की आदत पड़ जाएगी। वेल यहाँ पर शाओटोंग को रियलाइज हो चुका था कि अब उसने भी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब अगले दिन चेनपिंग दोबारा से मास्टर के सामने मार खाने पहुंच गया। वो उसे बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने में हेल्प की, तुम्हारी मेरिडियंस को क्लींस किया, और तुम्हारी बॉडी में मौजूद हर एक बोन को रिबिल्ड किया। उसके बाद मैंने तुम्हारी करेज को स्ट्रेंथन अप किया और तुम्हारी स्पिरिट को शार्प बनाया। वेल ये सारी चीजें तो हो चुकी, लेकिन अभी भी सबसे मुश्किल ट्रायल बाकी है। आखिरी ट्रायल का नाम है पियर्सिंग द हार्ट। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। इस ट्रायल के दरमियान तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारे दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर डैगर से वार हो गया। तुम्हारे दिल को धीरे धीरे कुरेदा जा रहा, और ये फीलिंग वाकई गजब की होगी। इसीलिए आज हम लोग पंचेस को पूरी तरह से स्किप करने वाले हैं। आज का दिन होगा खाल उधेड़ने का, और ये तुम खुद के हाथ से करोगे। और ये सुनते साथ ही चेनपिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है सीनियर, कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जिस पर एल्डर कहते दिमाग खराब, बल्कि आज के ही दिन तो मेरा दिमाग काफी ज्यादा ठिकाने पर है। और फिर उन्होंने खुद के सीने पर अटैक करते हुए अपने फ्लैश को टीयर अप करना शुरू कर दिया। वो चेनपिंग से कह रहे थे कि जल्दी से अपने नाखूनों से खाल को उधेड़ना शुरू करो। मास्टर का ये रूप देखकर ही चेनपिंग तो डर के मारे नीचे गिर गया। सो गाइस, इस पूरी सीरीज में आज ही वो पहला ऐसा मोमेंट आया है जिसमें चेनपिंग की खुद फटकर 4 हो गई। उसने पहले भी न जाने कितने ही सारे अपोनेंट्स को फेस किया था, लेकिन आज उसे अपने ही हाथ से खुद को घायल करना होगा। इधर एल्डर ने खुद को काफी ज्यादा घायल किया। वो चेनपिंग से कह रहे थे कि अब टाइम पास करना बंद करो। अगर तुमने अभी के अभी अपनी खाल नहीं उधेड़ी तो ये काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा, और यकीन मानो ये काम तुम्हें मेरे हाथों से अच्छा नहीं लगने वाला। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर फायर पाइथन ने अपने मास्टर के खून को साफ किया था, यानी कि पियर्सिंग द हार्ट आज के दिन कंप्लीट हुआ। और अब अगले ही दिन दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले तो चेनपिंग एल्डर पर एक भी पंच हिट नहीं कर पाता था, लेकिन आज के दिन उसने 2-4 पंच मैनेज कर लिए। मगर बस कुछ ही देर में मास्टर ने अपने मुसलसल हमलों से उसकी हालत खराब कर दी, जिसके बाद उन्होंने चेनपिंग पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे जमीन पर पुश कर दिया। यहाँ पर चेनपिंग बेजान होकर नीचे गिर गया था। तो मास्टर उससे कहते कि बस इतना ही दम था, चलो जल्दी से यहाँ आकर मेरी मार खाओ। सच बताओ तो मुझे तुम्हारे माँ बाप पर गुस्सा आ रहा है, उन्होंने तो बचपन में ही तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार देना चाहिए था। अब ये सुनते साथ ही चेनपिंग दोबारा से उठकर खड़ा हो गया। और अब जैसे वो एल्डर पर अटैक करने जाता है, उन्होंने एक ही फटके में दोबारा से उसे नीचे पटक दिया। जो देख मास्टर से कह रहे थे कि बच्चे आज तुम मुझे काफी ज्यादा डल नजर आ रहे, तो क्यों ना तुम में थोड़ा सा जोश भरा जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से तो मैं उन्हें गालियाँ देता हूँ, ताकि तुम्हारा जोश बिल्कुल भी ठंडा ना पड़े। तुम्हारा खून हमेशा उबलता रहना चाहिए। इधर चेनपिंग जैसे तैसे एक बार फिर से उन पर हमला करने गया, लेकिन मास्टर एक जोरदार लात के साथ उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं। बाथ टब में चेनपिंग ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार था। और यही तो एल्डर चेंग का प्लान है, वो चेनपिंग को लोहे जैसा सख्त बनाना चाहते। अब रात के समय चेनपिंग जब आराम कर रहा था, तभी माउंटेन गॉड वेइबो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो चेनपिंग को बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों नन्हे पाइथन तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम काफी दिनों से उनसे कोई बात नहीं कर रहे। तो चेनपिंग कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन है कि मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता। प्लीज आप मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिए कि मैंने उनसे माफी मांगी। जिस पर वेइबो कहने लगे कि ये बात तुम उनसे भी कह सकते हो, लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहता है कि अगर मैंने उन दोनों को ये बात बता दी कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ है, तो हो सकता है कल मैं मास्टर के सामने ना जा
जा पाऊँ। उन दोनों के चेहरे पर मायूसी देख मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाएगी। जिस पर वेइबो कहने लगे ठीक है, मैं उन दोनों से बात करूंगा। और अब इसी पल में चेनपिंग को आलियांग की याद आ गई। उस वक्त चेनपिंग ने आलियांग से वाइन मांगी थी, तो आलियांग उसे बताता है कि मेरे पास ढेर सारी वाइन है, लेकिन हमने उस वक्त बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त हमारा दिल टूटा हुआ हो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम पूरी तरह से शराबी बन जाओगे। मेरे दोस्त, शराब तो उस वक्त पियो जब तुम्हारा दिल खुश है, और क्या पता तुम एक वाइन इमॉर्टल बन जाओ। सब इन्हीं सारी बातों को याद करके चेनपिंग ने वेइबो से वाइन ली। इस वाइन के पॉट में भी उसे निंग्याओ नजर आ रही थी। उसे देखते साथ ही चेनपिंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और अब यहाँ पर वो काफी सारे वाइन पीने लगा और नशे में पूरी तरह से धुत हो गया था। वो वेइबो को बता रहा था कि इस वाइन की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मगर इन्होंने मेरी खूबसूरत यादों को ताज़ा किया जिससे मुझे सुकून मिला है। और अब चेनपिंग ने क्लिफ पर जाकर नशे की हालत में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो अपने सामने मौजूद चट्टान पर न जाने कितने ही सारे पंचेस की बारिश करने लगा। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर एक प्लीजेंट स्माइल थी। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। एल्डर चेंग जैसे अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि चेनपिंग उनका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर ही एल्डर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं पर चेनपिंग बिना कुछ कहे ही फाइट के लिए तैयार हो गया। जो देख एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये स्पिरिट अच्छा लगा, चलो फिर फटाफट से अपना इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। और उतने में चेनपिंग ने उन पर एक पंच हिट कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर यांग को देख पाते हैं, जो कि अपने स्मोकिंग के मजे ले रहे थे। और उतने में उनकी नजर पड़ी चेनपिंग पर। उन्होंने देखा कि चेनपिंग अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, तो उससे कहते कि शायद तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा ब्रूटल है। जिस पर चेनपिंग ने भी हाँ में जवाब दिया। तो मास्टर यांग उसे बताने लगे कि कल्टीवेशन की बात आसान नहीं होती। अगर तुम इस रास्ते में पीछे छूट गए तो हमेशा पीछे रहोगे। तुमने जिस ट्रेनिंग को फेस किया वो तो बस एक शुरुआत है। जिस पर चेनपिंग कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है, और मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा। और अब मास्टर यांग ने उसे अपने घर में इनवाइट किया। वो उसे बता रहे थे कि तुम्हारे वुडन सोर्ड की जो स्पिरिट थी वो अब मेरे पास है, तो स्पिरिट की पेमेंट के तौर पर मैं बस एक बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जल्दी मास्टर वान की तलवार कंप्लीट हो जाएगी। जैसे उस सोर्ड का काम पूरा हो जाए तुम उसे लेकर सीधे साउथ की तरफ रवाना हो जाओगे। तुम एक दिन भी डिले नहीं करोगे, और यहाँ से जाने के बाद 5 सालों तक यहाँ पर वापस मत आना। तो चेनपिंग उनसे क्यूरियस होकर पूछने लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो क्या होगा। जिस पर एल्डर हंसते हुए कहने लगे कि अगर तुम नहीं गए तो फिर मारे जाओगे। जब भी इमॉर्टल्स की बैटल होती है, मॉर्टल्स बेवजह उसमें मारे जाते। सो अगर तुम यहाँ पर रुके तो दफनाने के लिए तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। तभी चेनपिंग उनसे कहता है कि सीनियर, एक बार आपने मुझे बताया था कि स्मॉल टाउन हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे टाउन में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे स्पेशल बनाती। तो एल्डर ने वहाँ पर अपना स्मोक रिलीज करते हुए कुछ विजन्स दिखाना शुरू कर दिए। वो बताने लगे कि स्मॉल टाउन वैसे तो हमारी हथेली जितना छोटा है, लेकिन यहाँ पर इतनी हिडन पावर है जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक इमॉर्टल और ड्रैगन की बैटल ने इस टाउन को पावरफुल बनाया। दुनिया के सबसे पावरफुल 4 सेजेस ने इसी टाउन पर अपना एक पैक्ट साइन किया था। दरअसल पहला ये स्मॉल टाउन असेंशन पाथ का प्लेटफॉर्म था। न जाने कितने ही सारे मॉर्टल्स इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके इमॉर्टल्स बने, और जो इमॉर्टल्स थे वो बने डिवाइन स्पिरिट। स्मॉल टाउन के सीने में कुछ ऐसा दफन है जो हेवन को पसंद नहीं आता। इसी वजह से यहाँ का हर एक बंदा अपनी तकदीर पर निर्भर करता है। चाहे किसी बंदे के पास कितना ही गजब का फॉर्चून क्यों ना हो, वो उसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, तुम्हें वो पुरानी श्राइन तो याद ही होगी जहाँ पर न जाने कितने ही सारे इमॉर्टल्स के नाम लिखे गए। स्मॉल टाउन का हर एक बच्चा उस पर अपना नाम लिखता था, मगर जिनके भी नाम लिखे गए उनमें से आधे तो मर चुके हैं, और जिन्होंने सरवाइव किया वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल फिगर्स बने। हमारे स्मॉल टाउन का हर एक बच्चा बस अपनी तकदीर को फॉलो करता है, और अगर बात मेरी की जाए तो मैं इन सब पर नजर रखता हूँ। तभी चेनपिंग उनसे कहता है कि सीनियर, मैं आपकी बात को नहीं समझा। आप चाहते हो कि मैं 5 सालों तक स्मॉल टाउन में पाँव न रखूं, तो फिर 5 साल में कहाँ जाऊंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें निंग्याओ तो पता ही होगी। दरअसल वो लड़की सोर्ड ची वॉल से बिलोंग करती है, और तुम यूँ समझ लो कि सोर्ड ची वॉल हमारी दुनिया का आखिरी छोर है। हमारी हावरान की दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम निंग्याओ की सोर्ड लेकर उसके पास चले जाओ। वो सोर्ड ची वॉल यहाँ से हजारों मील दूर है, तो तुम्हारा ये सफर आसान नहीं होगा, और तुम्हें ये सफर अकेले ही
पूरा करना है, क्योंकि कोई इस लायक भी नहीं कि तुम्हारे साथ भेजा जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी हेयर पिन मेरे साथ ट्रेड करनी होगी। तो चेनपिंग भी अपनी हेयर पिन देने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो एल्डर यांग से कह रहा था कि वो एक दिन जरूर से इसे दोबारा से हासिल करेगा। सब चेनपिंग की हेयर पिन लेने के बाद मास्टर यांग ने यहाँ पर एक फ्लाइंग सोर्ड को समन कर लिया। वो कहने लगे कि मेरी ये ग्रीन सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इनफैक्ट सेकंड रॉयल वाला बंदा भी इसे आसानी से विल्ड कर सकता। चेनपिंग को भी ये तलवार काफी ज्यादा प्यारी लगी और उस तलवार ने सीधे उसके माइंड स्पेस में एंटर किया। एल्डर यांग उसे बता रहे थे कि मैंने इस तलवार का नाम रखा है सोर्ड 15। मास्टर यांग चेनपिंग को बता रहे थे कि मैं तुम्हें एक टेक्निक के 2 सेट सिखा दूंगा, जिसकी मदद से तुम सोर्ड 15 को हैंडल कर सकते हो। एक सेट को मास्टर करने के बाद तुम इस सोर्ड को नर्चर कर पाओगे और दूसरा सीखने के बाद तुम इसे कंट्रोल कर लोगे। जिसके बाद हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्टर यांग की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। मास्टर यांग उसे बता रहे थे कि 2 सोर्ड्स को एक साथ नर्चर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये दोनों तलवारें आपस में झगड़े करके तुम्हारे माइंड स्पेस को तबाह कर सकती है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इन्हें कमांड देना सीखना होगा। तो चलो अब जल्दी से सोर्ड 15 को बाहर बुला लो। अब चेनपिंग ने जैसे उस सोर्ड को समन किया, वो सोर्ड उसे अपने पीछे भगाने लगी। वो तलवार तो बिल्कुल उसकी बात नहीं मान रही थी। जो देख मास्टर यांग चेनपिंग को बताने लगे कि दरअसल सोर्ड 15 के पहले सारे मास्टर्स एक लेजेंडरी फिगर्स थे। उसने हमेशा ताकतवर बंदे को ही अपना मास्टर बनाया और अब वो बेचारी तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ फंस चुकी है, तो उसका नखरे दिखाना तो बनता ही है। मगर अच्छी बात तो ये है कि भले ये तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया, क्योंकि तुमने स्पीड के सेंस को ग्रास्प किया है। और इस सोर्ड की भी असली ताकत इसकी रफ्तार है। ये अपने दुश्मन पर इतनी तेज रफ्तार के साथ अटैक करती कि उसे इसकी खबर भी नहीं लग सकती। तो अब चेनपिंग भी सोर्ड 15 को समझाने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर रोज तगड़ी मेहनत करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही सोर्ड 15 भी उसकी बात मानते हुए माइंड स्पेस में चली गई। मगर उसका स्वागत करने के लिए चेनपिंग की मॉर्निंग स्टार तलवार ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। और फिर क्या, इन दोनों ने एक दूसरे को घूरने के बाद आपस में फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन इन दोनों तलवारों के झगड़ों का असर हो रहा था चेनपिंग पर। उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उन दोनों से कह रहा था कि प्लीज अगर तुम्हें झगड़े करने ही है तो बातें करो, लेकिन एक दूसरे पर लाते और मुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं। चेनपिंग की बातें सुनकर ही मास्टर यांग की हंसी छूट गई। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी उस पहली सोर्ड का तो नहीं पता, लेकिन मेरी सोर्ड 15 हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहेगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते, जो कि एल्डर चेंग के सामने प्रैक्टिस कर रहा था। और वहीं पर एल्डर चेंग उसे एक मैनुअल पढ़ के सुनाते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस किताब में हारने वाले को भी काफी ज्यादा इज्जत दी गई, लेकिन मेरे ख्याल से हारने वाला कुछ भी डिजर्व नहीं करता। अगर तुम किसी के साथ बैटल करते हो तो तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, एक तो उस बैटल को जीतो या फिर खुद को खत्म कर दो। और इसी वजह से मुझे तुम्हारी ये किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो चेनपिंग उनसे कहने लगा, चलो पसंद नहीं आए ना तो जल्दी से उसे वापस कर दो। एल्डर उसे बता रहे थे कि बच्चे, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करते हुए मैंने तुम्हें न जाने कितने ही सारे किस्से और कविता सुनाई, तो बताओ फिर उनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि आपने मुझे बताया था कि हमारा अपोनेंट चाहे कोई भी क्यों ना रहे, हमारे पंच में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उसे डिलीवर करने के बाद उस बंदे की सोल पर उसका असर हो जाए। अगर वो मुकाबला हम हार भी जाए तो भी हमारी स्पिरिट हारनी नहीं चाहिए। चाहे तुम्हारे सामने कोई टाविस्ट हो, एम्परर हो या फिर डेटी हो, तुम सिर्फ उस पर अपना कहर बरसाओगे, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनकर ही एल्डर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहते, चल बच्चे, अब आज का रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।